तो उस विषय के संबंध में मैडम जो है डॉक्टर संगीता शर्मा जी हैं, इस विषय के संबंध में आप सभी युवक महिला मंगल दल जो कि पूरे प्रदेश से सभी जुड़े हुए हैं, उन सबको जानकारी देने का कार्य करेंगी मैडम आकर। तो सभी जितने भी अध्यक्ष और सदस्य जुड़े हुए हैं, सभी शांति से मैडम के बातों को ध्यान में रखते हुए सुनना है अच्छी तरीके से, और आपके जो भी सवाल जवाब होंगे वो आप सभी लोग कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मॉडल गांव का उद्देश्य है कि एक गांव को कैसे आदर्श गांव बनाया जाए। इसके लिए हमने एक अपना विलेज मैनिफेस्टो तैयार किया है। उसमें हमने गांव विकास के लिए 25 बिंदु रखे हैं। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि हम महिला विकास पे कैसे काम करें। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ डॉक्टर संगीता मैम हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो चाइल्ड और महिला विकास पर काम कर रही हैं। अब मैं मैम से अनुरोध करूंगा कि वो इस बारे में चर्चा करें हम सभी लोगों के साथ में। मैडम का मेरा नमस्कार। नमस्कार मैडम। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल ही मेरी प्रेम जी से बात हुई थी और इन्होंने कहा कि बच्चों के मुद्दे पे और महिलाओं के मुद्दे पे आप क्या कुछ संबोधित करना चाहेंगी। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आज के इस तरह के जो मुद्दे हैं इनकी चर्चा बहुत कम हो पा रही है। गांव-गांव तक पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ इतनी आबादी है, खास तौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, एक-एक गांव तक पहुंच पाना किसी एक संस्था का संभव नहीं है। तो इसमें तो सारी संस्थाएं, सारे लोग जितने भी जागरूक हो सकें, वो सब अपना योगदान दें और हम बच्चों की और महिलाओं की, गरीब तबके की, किसानों की मदद कर सकें, पर्यावरण के लिए कुछ कर सकें, तो ये बहुत अच्छा होगा। और ये आपका जो मॉडल गांव का एक कॉन्सेप्ट है, ये मुझे बहुत ही पसंद आया, क्योंकि ये मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट हम अगर देखें तो हमारे देश की उन्नति गांव से ही होगी। जब तक हम गांव की उन्नति नहीं करेंगे, गांव वालों को जागरूक नहीं करेंगे, उनको अपने विकास में सहभागिता नहीं लेने देंगे, तब तक हमारे देश की उन्नति नहीं हो सकती। तो मुझे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा और इसके लिए आप सबको बहुत-बहुत बधाई। और अगर हम बात करते हैं महिलाओं की, बच्चों की, तो मुझको लगता है महिलाएं बड़ी होकर के वो अपने अधिकारों को समझ सकती हैं, पढ़ लिख कर अपने अधिकारों को समझ सकती हैं, अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं, सहयोग ले सकती हैं अपने साथ जो उनके सहयोगी हैं, चाहे वो पुरुष हों या अन्य महिलाएं हों। लेकिन बच्चों के लिए एक समस्या ये है कि बच्चे स्वयं ही बहुत सारी चीजें नहीं जानते होते और साथ ही उनको ये भी नहीं पता होता कि हमारे अधिकार क्या है। और इसलिए बच्चों के संदर्भ में जो भी अधिकार है उनका, या जो उनके लिए सुरक्षा होनी चाहिए, जो उनके लिए वातावरण होना चाहिए, उसके लिए हम सब बड़े लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम सब बड़े लोगों को सोचना पड़ेगा। और यही कारण है, हम भी अपने घरों में, आप सब अपने घरों में देखते होंगे कि बच्चों को हम पूरा समय बताया करते हैं कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। क्योंकि हम सब ये चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से आगे बढ़े, पढ़ाई-लिखाई करें और एक ऐसा माहौल हमारे देश में, हमारे राज्य में, हमारे गाँव में बने कि सब कहीं सौहार्द हो, लड़ाई-झगड़ा और इस तरह की चीज़ें ना हो, जो कि एक-दूसरे के ऊपर एक-दूसरे को आघात पहुँचा सके, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। और ख़ास तौर से अगर हम बच्चों की बात करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे मैंने देखा है कि बड़े-बड़े जो ओहदों पे भी लोग बैठे हैं,
कई कई बार वो भी बच्चों के मुद्दों को बहुत अच्छे से नहीं जानते होते हैं। तो मॉडल गांव की ये एक पहल कि हम बच्चों के बारे में बात करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आप सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। हम जब बात करते हैं गांव की, गांव के स्तर पर एक ग्राम बाल संरक्षण समिति होती है। मुझे नहीं पता कि आप जिस गांव में हैं, आप लोग क्योंकि अलग-अलग गांव से जुड़े हुए हो, आप लोगों के गांव में ये समिति है कि नहीं है? लेकिन हमारी जानकारी में अगर हम लखनऊ की बात करें, तो समितियां तो हैं, लेकिन समितियों को करना क्या है, ये बहुत कम समितियों को पता है। और जिनको पता है वो भी उस काम को कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही, ये एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण बात है। अगर गांव से हम आगे बढ़े तो इसी तरह से समितियां ब्लॉक लेवल पे हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, जिला के लेवल पे हैं और स्टेट के लेवल पे हैं। और अगर हम जिला की बात करते हैं, प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समिति होती है। बाल कल्याण समिति में 5 सदस्य होते हैं जिनको कि कानूनी तौर से मजिस्ट्रेट के पावर्स रहते हैं। और ये पूरी समिति इसलिए ही होती है कि बच्चों के साथ यदि कुछ गलत हो रहा है, बच्चे कहीं अकेले रह गए हैं या उनको पढ़ाई नहीं मिल पा रही, उनको उनके अभिभावक अच्छे से नहीं देख रहे, या बच्चों के साथ कुछ भी ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए, उसके लिए ये लोग निर्णय लेते हैं, इनके सामने बच्चों को प्रस्तुत किया जाता है और बच्चे इनके संरक्षण में बच्चों को रखा और मॉनिटर किया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट पे, हर जिले में बाल कल्याण समिति होती है। बाल कल्याण समिति के साथ-साथ हर जिले में एक जिला बाल संरक्षण इकाई, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, डीसीपीयू। डीसीपीयू का भी होना आवश्यक है और ये कानूनी तौर से जो हमारा किशोर न्याय बालकों की देख-रेख संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत सभी जिलों में बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई का होना जरूरी है और है भी। हमारे उत्तर प्रदेश में सब कहीं है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, डीसीपीयू जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं, इनके पास जितनी भी सरकारी स्कीम्स होती हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उनको लागू करने के लिए इनकी जिम्मेदारी होती है। तो चाहे वो कन्या सुमंगला हो, चाहे वो जो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाली बाल सेवा योजना, जो कोविड से प्रभावित परिवार थे उनके लिए, या फिर स्पॉन्सरशिप, ये जितने भी इस तरह की सरकारी स्कीम्स हैं, ये डीसीपीयू के माध्यम से लागू की जाती हैं। इनके बारे में अगर आपको पता करना है तो आप अपने जिले के डीसीपीयू से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको इसको बताएंगे। आप अपने जिले के बाल कल्याण समिति से भी अगर कांटेक्ट करेंगे तो वो भी आपको बता देंगे कि डीसीपीयू कौन है, कहाँ बैठते हैं और क्या करते हैं। डीसीपीयू के साथ पूरे 9 लोगों की टीम होती है और इस टीम में केस वर्कर भी होते हैं, काउंसलर्स भी होते हैं। तो जो काउंसलर्स, कभी-कभी परिवारों में परेशानी होती है तो बच्चे गलत राह पे चल देते हैं। बच्चों में पढ़ाई का मन नहीं हो रहा है या वो पढ़ाई को बिल्कुल निग्लेक्ट कर रहे हैं। इस तरह की जो परेशानियां हैं कई बार काउंसलिंग से ठीक हो जाती हैं। तो उसके लिए हम डीसीपीयू की मदद ले सकते हैं। तो आप समझिए कि अगर हम बात करते हैं डीसीपीयू और सीडब्ल्यूसी की, ये 2 ऐसी संस्थाएं हैं या 2 ऐसे एजेंसीज हैं जो कि हर तरह की परेशानी जो बच्चे में है, उसको ये टैकल करने के लिए हैं, उसको ये सुनियोजित करने के लिए हैं। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबको पता हो कि हमारे जिले में बाल कल्याण समिति में कौन-कौन लोग हैं, वो कहाँ बैठते हैं, उनके क्या फ़ोन नंबर हैं और साथ ही डीसीपीयू कौन है, उससे आपका वास्ता ज़रूर होना चाहिए। और इसी तरह से गांव के स्तर पे जो विलेज लेवल चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी होती है, ग्राम बाल संरक्षण समिति, उसके बारे में भी आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए।
कि हमारे गांव में कौन व्यक्ति हैं, कौन है जो कि इस समिति के सदस्य हैं। इस समिति के सदस्यों में टीचर भी होते हैं, विलेज लेवल के जो उनके ग्राम सभा के लोग होते हैं वो भी शामिल होते हैं। इसमें जो आपके आंगनवाड़ी के लोग होते हैं उनको भी जरूर रखा जाता है। जो भी बच्चों से संबंधित है उनको यहाँ इसमें इसलिए रखा जाता है जिससे कि बच्चों से संबंधित जानकारी उनको हो, साथ में बच्चों की जो मनोविज्ञान है उसको वो समझते हैं। तो इस तरह से ये जो एजेंसीज है इनके बारे में हम सबको भी जानना बहुत आवश्यक है। CWC के ऊपर DM होता है, जो हमारे जिला अधिकारी होते हैं। जिला अधिकारी को जिले के स्तर पे बाल कल्याण विषय के ऊपर उनको सर्वोच्च बनाया गया है जिले के स्तर पे। तो अगर किसी को बाल कल्याण समिति से कोई शिकायत है या वो बाल कल्याण समिति से कुछ बातें करते हैं लेकिन बाल कल्याण समिति उस चीज को नहीं कर रही है जो उन्हें करना चाहिए, ऐसे में आप अपने जिलाधिकारी से संपर्क करके उनको बता सकते हैं कि ये समस्याएं बच्चों की है और आप बार बार बाल कल्याण समिति के पास जा रहे हैं परंतु बच्चों के लिए कुछ नहीं हो पा रहा या बाल कल्याण समिति ने कुछ गलत निर्णय ले लिए हैं। तो ऐसे में आप जिला अधिकारी को अप्रोच कर सकते हैं, उसके पास आप जा सकते हैं अपनी बच्चों से संबंधित समस्या को लेकर। और अगर हम बात करते हैं पूरे स्टेट की, पूरे राज्य की, राज्य का जो सर्वोच्च एजेंसी होती है बाल कल्याण के लिए वो है स्टेट SCPCR, जिसको हम कहते हैं इसको कहते हैं राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, SCPCR। ये सर्वोच्च अधिकारी हैं जो कि बाल संरक्षण के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर किसी व्यक्ति को जिले के स्तर पे किसी भी तरह का न्याय नहीं मिल रहा है बच्चों से संबंधित, तो आप सीधा संपर्क कर सकते हैं बाल आयोग से। इसको हम शॉर्ट में बाल आयोग कहते हैं। बाल आयोग से आप संपर्क कर सकते हैं। और आज जानते हैं हम सब कि गूगल पे अगर उठाएंगे तो आपको इन सब के नंबर मिल जाएंगे, इन सब के नाम मिल जाएंगे। तो बाल आयोग से आप संपर्क कर सकते हैं क्योंकि पूरे स्टेट राज्य के लेवल पे सबसे बड़ा जो एपेक्स बॉडी है वो है बाल आयोग। और बाल आयोग के ऊपर होता है राष्ट्रीय बाल आयोग जो कि दिल्ली में बैठते हैं, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये तो एक तरह का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि ये स्ट्रक्चर है जो कि हमको मिला हुआ है अपने बच्चों के संरक्षण के लिए। हम इसको कहते हैं चाइल्ड सेफ्टी नेट। एक तरह से ये बच्चों के लिए एक सुरक्षा चक्र बनाया गया है, सुरक्षा कवच बनाया गया है कि बच्चा अगर मान लीजिए गांव से बाहर निकलता है, गांव के लेवल पे कहीं चूक हो गई और गांव के स्तर पे जो समिति है उसने बच्चे का ध्यान नहीं दिया, तो वो ब्लॉक के लेवल पे उसका ध्यान दिया जाए, ब्लॉक पे नहीं तो कम से कम स्टेट के, राज्य के लेवल पे दिया जाए, और नहीं तो फिर हम राष्ट्रीय लेवल तक भी बच्चे के लिए जा सकते हैं। एक छोटा सा गांव का कोई बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसके लिए हम राष्ट्रीय स्तर तक जा सकते। तो आप ये समझिए कि ये सारे स्तर बने हुए हैं, कमेटियां बनी हुई हैं, समिति बनी हुई है जिससे कि हम बच्चे को बचा सकें। लेकिन वो तब होगा जब हम सब ये जानते होंगे। तो इसलिए हमको अपनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी इन सब विषयों में बढ़ाने की आवश्यकता है। और यही नहीं, ये तो एक देखिए स्ट्रक्चर हो गया, एक फ्रेमवर्क हो गया हमारे एजेंसीज का। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे NGOs ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं बच्चों के क्षेत्र में, खास तौर से वो NGOs जो कि चाइल्ड लाइन चला रहे हैं।
पूरे हिंदुस्तान भर में 600 से ज्यादा इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स हो गए हैं जहां पर चाइल्ड लाइन चल रही है, और हर जिले में चाइल्ड लाइन चला है। किसी ना किसी संस्था को ये चाइल्ड लाइन चलाने को मिली है, क्योंकि चाइल्ड लाइन जो अगर प्रोजेक्ट के बारे में हम कहें तो चाइल्ड लाइन एक ऐसी सेवा है जो कि राष्ट्रीय स्तर पे चल रही है, जिसको महिला एवं बाल कल्याण डिपार्टमेंट चलाता है, भारत सरकार का। ये उत्तर प्रदेश से नहीं चल रही, ये भारत सरकार से चल रही, क्योंकि भारत सरकार सारे बच्चों की परेशानियों को अपने हाथ में कंट्रोल करके देखना चाहती, इसलिए 1098 ये एक टोल फ्री नंबर है जो पूरे हिंदुस्तान में एक ही नंबर है जो चलता है। ऐसा नहीं है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ये नंबर बदल जाएगा, पूरे हिंदुस्तान में बच्चों के लिए टोल फ्री नंबर 1098 है। या हम बच्चों को ऐसे ही याद कराते हैं, आप भी अपने गांव के बच्चों को बता सकते हैं कि वो ये टोल फ्री नंबर 1098 मिला सकते हैं। इस पे कोई भी पैसा नहीं लगता और ये मोबाइल से भी मिलाया जा सकता है। और ये ऐसा नंबर है कि जब भी आपको कोई परेशानी हो, आपको लगे कि कोई बच्चा ऐसा है जो खो गया है, कोई बच्चा है बहुत गरीब है, वो बहुत बीमार है, उसके माँ बाप उसके इलाज नहीं करा सकते, कोई बच्चा ऐसा है जिसको इमोशनल भावनात्मक सहयोग की जरूरत है, उसको किसी तरह की पढ़ाई से महरूम रखा जाता है, उसके साथ कोई भेदभाव होता है, या वो अपने घर से नाराज होके भाग गया। बच्चों की किसी भी तरह की समस्या में, चाहे वो श्रम करने वाला बच्चा हो, चाहे बच्चे के साथ उसका बाल विवाह किया जा रहा हो, उसके साथ किसी तरह का शोषण किया जा रहा हो, आप आराम से 1098 मिला सकते हैं। इसमें कोई भी आपका पैसा भी खर्च नहीं होगा। और कई बार ऐसा होता है, हम सबके साथ ऐसा होता है कि आप बहुत चाहते हैं किसी बच्चे की मदद करना, लेकिन आपको ये नहीं पता कि हम कैसे करें। आपको पता है कि आपके पड़ोस में कोई बच्चा है जिसको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको बाल श्रमिक की तरह रखा गया है और उससे बहुत काम कराया जा रहा है, और आप चाहते हैं कि हम उसकी मदद करें, लेकिन आप नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि वो जिसके यहाँ वो बच्चा है वो आपका कोई रिश्तेदार है, या आपका कोई सहयोगी है, या आपका पड़ोसी है। आप उससे सीधा बैर नहीं लेना चाहते। आप 1098 को फोन करके बता दीजिए, आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1098 पे कभी भी नहीं बताया जाता कि शिकायत किसने की। कॉलर का नाम हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, उसको हमेशा छुपा के रखा जाता है, बताया नहीं जाता। तो इससे क्या होगा कि आप बच्चे की मदद भी कर देंगे, आपके आपसी रिश्ते भी नहीं खराब होंगे, और बच्चा को एक सही दिशा मिल सकेगी। इस तरह से हर कोई बच्चों की मदद कर सकता है। कभी होता है कि आप सड़क पे कहीं जा रहे हैं और आपको लगता है कि एक बच्चा है बहुत रो रहा है, बहुत परेशान है, आप रुक के उससे पूछते हैं, वो कुछ बता नहीं पा रहा। अब बच्चे को आप काम पे तो लेके नहीं जाए, आप तुरंत फोन करिए 1098 पे, बच्चे को वहीं किसी सुरक्षित किसी दुकान पे बिठा दीजिए। 1098 वाले आएंगे, आप उनको बता दीजिए कि बच्चा इस दुकान पे या इस घर पे है, आप इसकी मदद करें। यहाँ वॉलंटियर्स पहुंचते हैं और वो बच्चे की मदद करते हैं। तो ये पूरे भारतवर्ष में 1098 चाइल्ड लाइन का एक ऐसा टोल फ्री नंबर है जो आपको न केवल बच्चों के लिए मदद करता है, लेकिन अगर आप चाहें कि इन जो मैंने एजेंसीज के अभी बारे में बताया है उनके बारे में, या उनसे आप संपर्क करना चाहें उनके बारे में भी वो आपको बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक हेल्पलाइन है, और ये हेल्पलाइन जितनी भी पूरा स्ट्रक्चर है जिले का उससे ये जुड़ी रहती है। चाहे वो जिला बाल संरक्षण इकाई हो, चाहे वो CWC बाल कल्याण समिति या चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हो, चाहे वो बाल आयोग हो, या फिर वो जिला अधिकारी ही क्यों ना हो। तो ये चाइल्ड लाइन हर तरफ बच्चे की मदद के लिए पहुंचते हैं। तो आप इस तरह से
अपने आसपास के बच्चों की मदद पूरी तरह से बिना हिचक के कर सकते। इसके बाद अगर हम बात करें कि एक आपने स्ट्रक्चर सुन लिया और एक हेल्पलाइन जान ली कि क्या हेल्पलाइन है। इसके अलावा भी हम सबको जानना ये जरूरी है कि बच्चों के लिए कई तरीके के कानून बने, और कुछ कानून तो ऐसे हैं जो कि हर व्यक्ति को पता होने चाहिए, चाहे आप माता पिता हो, चाचा चाची हो किसी बच्चे के, पड़ोसी हो किसी बच्चे के, क्योंकि आप इस पूरे समाज में एक अच्छा अपना दायित्व रखते हैं, एक आपकी पहचान है, आप एक इस देश के नागरिक हैं, इसलिए आपको ये कानून पता होने चाहिए। क्योंकि कोई कानून पता होने का मतलब नहीं है कि अगर मेरे बच्चे हैं तभी मुझे पता हो, मेरे बच्चे नहीं हैं तो क्या, मेरे पड़ोस के बच्चे हैं, मेरे मोहल्ले के बच्चे हैं, मेरे गांव के बच्चे हैं, मेरे स्कूल के बच्चे हैं, जहां मैं काम करने चाहता हूँ वहां के दोस्तों के मेरे बच्चे हैं। तो इतने चारों तरफ हमारे इस तरह के बच्चे हैं, कुछ नहीं तो हमारी बस्ती के बच्चे, हमारे देश के बच्चे। इसलिए हम सबको पता होना चाहिए कि इस तरह के कानून है, जिन कानूनों को हम थोड़ा बहुत जाने, कम से कम इतना जाने कि हाँ ये कानून एग्जिस्ट करते हैं, ये कानून हैं, इनमें इनसे इनके द्वारा मदद ली जा सकती है, इसके तहत कुछ किया जा सकता है, बच्चे की मदद हो सकती है। और उनमें जो सबसे पहले जो कानून आता है वो है किशोर न्याय बालकों की देख रेख अधिनियम। जैसा कि इस कानून के अंदर ही लिखा है, बालकों की देख रेख और संरक्षण, ये पूरा अपने आप में बच्चों के लिए पूरा एक घेरा बना देता है। देख रेख और संरक्षण, बच्चों की सुरक्षा भी और उनकी देख रेख। तो ये कानून वैसे तो पहले आया था, 2000 में आया था, लेकिन इसको 2015 में रिपील करके खत्म करके नया कानून बना दिया गया। उसमें कई सारे नए प्राविधान किए गए और इसलिए अब हम इसे कहते हैं किशोर न्याय अधिनियम 2015। किशोर न्याय अधिनियम 2015 में बच्चों को मोटा मोटा 2 श्रेणियों में बांटा गया। एक ऐसे बच्चे जो कि देख रेख और संरक्षण वाले बच्चे हैं, और एक ऐसे बच्चे जो कि विधि में फंसे हुए बच्चे हैं। अब आपको लग रहा होगा बच्चा विधि में कैसे फंस जाता है, अजीब लग रहा है ना कि बच्चा विधि में कैसे फंसा। और विधि में फंसने का मतलब क्या है? विधि में फंसने का मतलब है कि कोई बच्चा जिससे कोई गलत हो जाता है, मान लीजिए उसने चोरी कर दी, उससे कोई मर्डर हो गया, उसने किसी का रेप कर दिया, उससे कुछ और ऐसा हो गया जो कि गैर कानूनी है, उसको हम बच्चे को ये नहीं कहते कि बच्चे ने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, हम ये कहते हैं बच्चे से गलती हुई। क्योंकि इस कानून के हिसाब से, किशोर न्याय अधिनियम के हिसाब से 18 से नीचे का हर व्यक्ति बच्चा है, और हम ये मान के चलते हैं कि बच्चों से गलतियां होती हैं, वो जानबूझ के कोई कानूनी गलत नहीं करेंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े लोग भी होते हैं जिनको कानून नहीं पता होता, और बच्चों को अगर कानून नहीं पता है तो क्यों? क्योंकि वो बच्चे हैं, क्योंकि अभी वो परिपक्व नहीं हुए, क्योंकि अभी वो अडल्ट नहीं है। इसलिए जो बच्चे हैं वो 18 से नीचे के जो भी व्यक्ति हैं वो सब बच्चे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर वो कुछ गलत कर देते हैं जो कानूनी तौर पे एक जुर्म है, यदि वो ऐसा करते हैं तो हम उनको अपराधी ना करके हम उनको कहते हैं कि उनसे कुछ गलत हो गया है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। तो ये 2 श्रेणियां हो गई। एक वो बच्चे जो देखरेख और संरक्षण के बच्चे हैं, अर्थात वो बच्चे जो कहीं खो गए हैं, जो गलती से बिछड़ गए हैं अपने माँ बाप से, जिनके साथ कुछ शोषण हो गया है, जो बाल श्रमिक हैं, जो बाल भिक्षुक हैं, या जो जिनके साथ कुछ लोग उठा करके उनको ले गए हैं, उनके देह व्यापार हो गया है, इन सबको हम बाल देख रेख संरक्षण की कैटेगरी में रखते हैं, उसकी श्रेणी में रखते हैं।
तो मोटी मोटी बात आप समझ गए कि किशोर न्याय अधिनियम में 2 तरह की श्रेणी है। एक बाल संरक्षण देख रेख वाले बच्चे और एक वो बच्चे जिनसे कुछ अपराध हो गया। ऐसे सारे बच्चे जिनसे जो देख रेख और संरक्षण के बच्चे हैं, वो चाहे पुलिस को मिलते हैं, चाइल्ड लाइन को मिलते हैं या जन सामान्य को, मान लीजिए आपको भी कोई ऐसा बच्चा मिल गया जो कि आपको लग रहा है कि इसका तो कहीं कोई दिख ही नहीं रहा है, अब इसको संरक्षण की जरूरत है, हम इसको अपने घर में तो रख नहीं सकते, तो कहाँ लेके जाएं? आप इसको CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, जिसको हम कहते हैं बाल कल्याण समिति, बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। बाल कल्याण समिति की समक्ष कोई भी बच्चा जिसको देखरेख की जरूरत है, संरक्षण की जरूरत है, उसको लाया जा सकता है। और बाल कल्याण समिति की ये जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे से बात करे, उसकी समस्या को समझे और उसकी समस्या को समझ के उसका समाधान। तो ये पूरा काम जो है ये बाल कल्याण समिति करती है और इसमें कोई भी व्यक्ति बच्चे को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है और बच्चा स्वयं भी आ सकता है। मान लीजिए 17-18 साल का, 17 साल का बच्चा है, 17.5 साल का बच्चा है, 16-15 साल का बच्चा है और आपको लगता है कि ये बच्चा, इसके साथ कुछ घटित हुआ है, आप उसको कह सकते हैं कि जाओ तुम बाल कल्याण समिति के समक्ष अपनी बात को रखो। वो आएगा, अपनी बात को रखेगा और बाल कल्याण समिति उसकी समस्या को समझ के उसका समाधान खोजेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि बाल कल्याण समिति का ये 24 घंटे का काम होता है कि कोई भी बच्चा अगर उसके समक्ष आया है तो उस बच्चे के लिए उन्हें कुछ ना कुछ कार्यवाही अवश्य कर। और इसी तरह चाइल्ड लाइन में भी जो भी बच्चे मिलते हैं, मान लीजिए पुलिस को कोई बच्चा मिला और चाइल्ड लाइन को बुलाया गया, या आपको कोई बच्चा मिला, आपने चाइल्ड लाइन को बुलाया, तो चाइल्ड लाइन वहां से बच्चों को लेकर के बाल कल्याण समिति जाएंगे। बाल कल्याण समिति में उस बच्चे से बातचीत की जाएगी। अगर वो बच्चा अपने घर को बताता है कि मेरे को घर जाना है और मेरा घर यहाँ यहाँ है, तो उसको उसके घर पहुंचाया जाएगा। अगर वो बच्चा कहता है कि मुझे घर में बहुत मार पड़ती है, मैं घर नहीं जाना चाहता, घर में मेरा कोई चाचा है या पिता है या माता है जो मुझको बहुत मारती है, बहुत काम कराती है, ऐसे बच्चे को बाल संरक्षण गृह में रखा जाता है। फिर इसके माता पिता को बुलाया जाता है, उनकी काउंसलिंग होती है, उन्हें समझाया बुझाया जाता है और फिर जब ये लगता है कि हाँ बच्चा अब सुरक्षित है, माँ बाप समझ गए हैं, तब वो माँ बाप को बच्चा सुपुर्द कर दिया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि इस तरह से बाल कल्याण समिति काम करती है। दूसरी ओर वो बच्चे जो कि किसी तरह का गलत काम कर देते हैं, अपराध कर देते हैं, ऐसे बच्चे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में जाते हैं, किशोर न्याय बोर्ड। किशोर न्याय बोर्ड में 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल मैजिस्ट्रेट होता है और 2 सोशल वर्कर। सामाजिक कार्यकर्ताओं को रखा गया है इसमें। है ये जुडिशियल बॉडी और बाल कल्याण समिति भी क्वासी जुडिशियल बॉडी है, लेकिन इसमें सोशल वर्कर्स को भी रखा गया जिससे कि वो बच्चे की मानसिकता को समझ सके, बच्चे की परेशानी को समझ सके। क्योंकि ये बच्चे की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो विधि में फंसे बच्चे हों, चाहे देखरेख और संरक्षण वाले बच्चे हों, ये सारे ही बच्चे, इनका एक मनोविज्ञान होता है जिसको समझना बहुत जरूरी। तो इस तरह से किशोर न्याय अधिनियम इन सभी बच्चों के लिए एक बहुत पुख्ता और बहुत अच्छा कानून बनाया गया है, जिससे कि ये सारे ही बच्चे कवर होते हैं। बहुत सारे होते हैं पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, बच्चे बहुत बड़े बड़े स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, लेकिन बच्चों का ध्यान नहीं रखे हुए, वो बच्चों को टाइम नहीं दे रहे, उसमें बच्चा गलत संगति में पड़ गया है, या वो इंटरनेट का शिकार, जैसे साइबर बुलिंग है, उसका शिकार हो गया। ऐसे समय पे भी आप बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन से मदद ले सकते हैं कि भाई बच्चे की काउंसलिंग करनी, क्योंकि बहुत जरूरी है। बच्चे की काउंसलिंग चाहिए। जब वो लगातार मोबाइल पे रहता है, बहुत बहुत घंटों मोबाइल पे रहता है, तो जाहिर सी बात है वो किसी ना किसी गलत चीज का शिकार हो सकता है। तो इस तरह से ये कानून आपको बच्चों के लिए
बहुत सारी संरक्षण, बहुत सारे प्राविधान देता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे कानून की बात करें तो ये पॉक्सो कानून है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, लैंगिक अपराध से बालक की सुरक्षा। ये 2012 में आया। और ये 12 में क्यों आया? क्योंकि उसके पहले ऐसा नहीं था कि उसके पहले बच्चों के साथ कुछ इस तरह के अपराध नहीं होते थे। लैंगिक शोषण तो शुरू से होता ही आया, लेकिन ये इस तरह से ये इस कानून को बनाया गया कि ये पूरी तरह से चाइल्ड फ्रेंडली है। ये बाल मित्रवत कानून बनाया गया, क्योंकि पहले जो हमारे यहाँ कानून था वो आईपीसी था, इंडियन पीनल कोड, और उसमें बच्चों के मानसिकता को समझने के लिए कुछ नहीं था। वो बड़ों के लिए कानून था और वो बड़ों की तरह बच्चों को भी डील कर रहा था। लेकिन जब निठारी कांड आप लोग सुने होंगे, निठारी कांड हुआ था। निठारी कांड के बाद ये समझा गया कि बच्चों की बातें हैं जो वो बच्चों की मानसिकता के हिसाब से उसको समझा जाए और उसी तरह से कानून भी बनाया जाए। और इसीलिए ये पॉक्सो एक्ट आया, जिसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल एक्ट हो उसको कवर किया गया है, उसको लिया गया। यहाँ तक कि कई बार जैसे अगर हम आईपीसी की बात करते हैं तो कई बार बच्चों के सामने इस तरह के केस आते थे बच्चों से संबंधित कि कोई व्यक्ति अपने अंगों को बच्चे को दिखा रहा है, तो वो चीज कवर नहीं होती थी, क्योंकि लेकिन उससे भी बच्चे की मानसिकता तो बिगड़ती है। तो इस एक्ट में छोटी छोटी बारीकियों को भी लिया गया। अश्लील तस्वीरें दिखाना, फोटो दिखाना, या फिर बच्चों को उसका हिस्सा बनाना, या अपने अंग दिखाना, या बच्चे के अंग देखना, ये सारी चीजें पॉक्सो एक्ट में कवर हो गई। अब ये जब पॉक्सो एक्ट आया, ये एक तरह का ऐसा कानून आया, अपने आप में ये पहला कानून था जो कि जेंडर न्यूट्रल था। जेंडर न्यूट्रल इस तरह से कि इसमें लड़की और लड़के सबको सामान्य तौर से लिया गया। बालक और बालिका, इसमें ये नहीं है पॉक्सो में कि केवल बालिका के साथ अगर ऐसा होगा, नहीं, बालक के साथ भी ऐसा हो सकता है और होता रहा है। और ये जब स्टडी हुई 2007 में, एक भारत सरकार ने एक स्टडी कराई, तो उस शोध में ये निकल के आया कि बहुत सारे लड़के ऐसे निकले। अब ताज्जुब सबको हुआ कि 53% बच्चे लड़के थे जिनके साथ इस तरह के लैंगिक हमले हुए। लड़के अपनी बातों को नहीं कहते हैं, वो अपनी बातों को छुपा ले जाते हैं। लेकिन जब ये शोध हुआ तो ये बात आई तो सबकी आंखें खुली कि अरे, सब लोग तब तक, उससे पहले तक सब समझते थे कि लड़कियों के साथ ही रेप होता है, लेकिन लड़कों के साथ भी होता है। उसको भी हमें बहुत संवेदनशीलता से देखना और समझना है। तो इसलिए इस कानून को लाया गया, और इस कानून में ये कहा गया कि कोई भी बच्चा, और बच्चे की परिभाषा यही है कि 18 से नीचे जो भी व्यक्ति है वो बच्चा माना जाए, चाहे वो 17.5 साल का है या 17 साल 363 डेज का, एक दिन भी अगर कम है तो वो बच्चा ही माना जाए। तो ऐसे में अगर बच्चा, कुछ भी बच्चे के साथ गलत होता है तो वो पॉक्सो एक्ट उसके लिए है। इसके साथ साथ क्योंकि हमारे कई बार समाज में इस तरह की चीजें होती हैं कि घर में भी बच्चों के साथ लैंगिक शोषण होता है। कभी पिता कर रहा है, कभी मामा कर रहा है, कभी जीजा कर रहा है, कभी चाचा कर रहा है। और जिस शोध की मैं बात कर रही थी 2007 की, उसमें ये निकल के आया आधे से ज्यादा जो लैंगिक अपराध थे वो बच्चे के घर वालों और उसके जानने वालों ने किए। तो इस तरह से इस एक्ट के माध्यम से ये भी कहा गया कि अगर कोई भी इस तरह का अपराध बच्चे के साथ होता है और जिसको ये पता है कि बच्चे के साथ ऐसा अपराध हुआ है या हो रहा है, उसको तत्काल रिपोर्ट करना है। और वो यदि रिपोर्ट नहीं करता है और बाद में बच्चे ने बताया कि हमने तो अपनी आंटी को या टीचर को या चाची को बताया था कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, उन्होंने किसी को नहीं बताया,
तो ऐसे में उस व्यक्ति को भी सजा का प्राविधान है 6 महीने। ये इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत सारे घरों में इस तरह की चीजों को छुपा दिया जाता है। जैसे ही माँ को पता चलता है कि जीजा कर रहा है लड़की के साथ इस तरह की हरकत, तो वो जीजा से कैसे अब अपना, क्योंकि जीजा तो घर का दामाद है, दामाद के खिलाफ कैसे बोले, तो वो ये सब चीजें छुपा जाती थी। चाचा कर रहा है या घर का कोई बहुत घरेलू कोई दोस्त है वो कर रहा है तो छुपा ले जाएगा। तो इसलिए ये प्राविधान बनाया गया कि जिसको भी पता है कि किसी बच्चे के साथ लैंगिक हिंसा हो रही है तो उसको बताना आवश्यक है, और वो नहीं बताएगा तो उसके साथ उसको भी 6 महीने की सजा दी जा सकती है। और इसलिए बहुत जरूरी है हम सबको ये जानना कि यदि हमें पता है कि किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको तत्काल रिपोर्ट करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पुलिस में जाने का मतलब है कि हम फंस जाएंगे। आपको पुलिस से डर लगता है, आप CWC में, बाल कल्याण समिति में रिपोर्ट कर सकते हैं। आप 1098 1098 पे फोन करके बता सकते हैं कि ये बच्चा ऐसा है जिसके साथ ऐसा हो रहा है। आप अपना कर्तव्य अवश्य करें। आप बच्चे के लिए, बच्चे के संरक्षण के लिए अपने जमीर को मारें ना। आप जरूर निकल के आए और अपना जो काम है वो जरूर करें। तो इस तरह से ये पॉक्सो एक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना बहुत जरूरी है। और छोटे छोटे बच्चों के लिए भी क्या होगा, सब में बदनामी हो जाएगी। आप ये सुनिश्चित रखिए कि कभी भी किसी भी बच्चे का नाम नहीं आता है। अखबारों में भी बच्चों का नाम छापना मना है, नाम बदल के छापे जाते हैं, कभी भी बच्चों का नाम नहीं छापा जाता। और वो इसीलिए किया गया है जिससे कि बच्चे के अभिभावक सुरक्षित महसूस कर सके, जिससे कि उनको ये ना, इसके कारण वो किसी अपराध को छुपाए ना। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि बच्चे को सुरक्षा भी रहे, उसका नाम सामने भी ना आए, अखबारों में भी उजागर ना हो। और इसके प्राविधान किशोर न्याय अधिनियम में भी है और पॉक्सो में भी। साथ ही साथ ये एक तरह से राज्य का केस माना जाता है। ये जो वाद होता है ये वाद राज्य का माना जाता है, और इसीलिए इसमें लड़की का या बच्चे के नाम की जगह वहां आता है स्टेट वर्सेस जो भी अभियुक्त है उसका नाम, स्टेट वर्सेस अभियुक्त। इसमें कभी भी कोई बच्ची का नाम कि राधा वर्सेस अभियुक्त का नाम नहीं आएगा। और ये इसीलिए किया गया है कि हम बच्चे की आइडेंटिटी को छुपाए रखें, उसकी पहचान उजागर ना करें। और जो पहचान उजागर करता है उसके लिए भी कानून बना है कि उसको भी पनिश किया जा सकता है। इसके अलावा ये 2 एक्ट है, 2 अधिनियम हमने आपको बताए। इसके अलावा एक अधिनियम है इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट। ट्रैफिकिंग के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और विशेषकर आप लोग गांव से भी जुड़े हुए हैं तो आप लोग थोड़ा सजग होए। आप अपने गांव में प्रधानों को थोड़ा सजग करें, उनको अपने साथ शामिल करें, क्योंकि गांव के बहुत सारे ऐसे बच्चे, लड़के हों चाहे लड़कियां, कभी कभी गांव का ही कोई व्यक्ति होता है उनको शहर ले जाता है ये कह के कि हम तुम्हें काम दिलाएंगे, और काम दिलाता भी है, लेकिन उस काम को दिलाने में बच्चे के साथ शोषण होता है। कई बार होता है कि वो बच्चे को ले गया शहर और काम क्या था ये नहीं पता होता है आपको। कई बार वो काम वेश्यावृत्ति होती है, कभी कभी वो काम बहुत ही गलत होते हैं, जैसे ड्रग्स को इधर से उधर ले जाना। और उसमें ये बच्चों को, क्योंकि बच्चों के ऊपर कम शक होता है, लोग बच्चों को नहीं पकड़ते हैं, और पकड़ में भी आते हैं तो बच्चों को लंबी सजा नहीं होती। तो इस तरह से बच्चों का इस्तेमाल गलत तरीके से होता है। ऑर्गन ट्रेड में उनका इस्तेमाल होता है, उनके गुर्दे निकाल करके दिए जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो बच्चों को बहुत गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
इसलिए गांव में कभी भी कोई कहे कि हम आपके बच्चे को नौकरी दिला रहे हैं, हम आपके बच्चे की बहुत अच्छी शादी करने के लिए बाहर ले जा रहे हैं, जब तक आप पुख्ता रूप से तैयार ना हो जाएं, बच्चा कहाँ जा रहा है, कौन सी जगह नौकरी करेगा, किसके अंडर काम करेगा, आप कभी अपने बच्चों को ना भेजें। ग्राम प्रधान को बताएं कि ये ऐसी-ऐसी चीजें होती हैं, तो प्रधान भी सजग रहे कि कौन सा ऐसा परिवार है जिसने अपने बच्चे को बाहर भेजा है काम के लिए। 8-8, 9-9 साल के बच्चों को काम के लिए भेज दिया जाता है। जबकि अगर हम बात करें बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम की, तो इसको मना ही है, बच्चों को काम नहीं करना है। सभी हम परिचित हैं कि बाल श्रम अपराध है। तो हम प्रधान होते हुए किसी बच्चे को गांव से काम करने के लिए क्यों जाने दें? प्रधान का उसको भी बहुत सजग रहना है, और अगर प्रधान सजग है तो आप समझिए आपके गांव के बच्चे सुरक्षित हैं। जितना सुरक्षित जितना सजग आपका गांव का प्रधान और आपके बाल संरक्षण समिति होगी, उतने ही बच्चे आपके गांव के सुरक्षित रहेंगे। आपको मैं एक उदाहरण देती हूँ। आज से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले तक आसाम राज्य के बहुत बच्चे लखनऊ में आ जाते थे, और हम लोगों के पास जब बच्चे आए तो अधिकतर यही होता था कि अरे ये फिर आसाम का बच्चा आ रहा है। तो हम लोगों को लगता था कि आसाम में कितनी गरीबी है कि बच्चों को वो लोग लखनऊ काम के लिए भेज देते हैं, और केवल लखनऊ ही नहीं, अलग-अलग शहरों में बच्चे जाते हैं आसाम के काम। फिर आसाम सरकार ने मीटिंग करी, और मीटिंग करके उन लोगों ने ग्राम प्रधानों को और वहां की जो चौकी है, पुलिस थाना, उनको ये जिम्मेदारी दी कि जितने भी बच्चे को लेकर के कोई भी व्यक्ति अगर गांव के बाहर जाएगा, तो वो रजिस्टर में नोट करे कि कौन सा व्यक्ति किस बच्चे को गांव से बाहर लेके गया है, कहाँ लेके गया है, उसका फोन नंबर क्या है, उसका पता क्या है, सब चीज नोट की जाएगी, और वही चीज थाने पे भी नोट की जाएगी। और जब ये चीज होने लगी, तो बच्चों की ट्रैफिकिंग पे रोक लगी, तो ट्रैफिकिंग होना कम हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि अगर गांव के स्तर पे आप लोग सजग हो जाएं, तो हम अपने बच्चों को शोषण होने से बचा सकते हैं। वरना आप समझिए कि बच्चे किस किस तरह से कितने कितने लाखों रुपए में बिक रहे हैं आराम से। और अभी कोविड के समय पे सामने सामने हम लोगों के इतने केसेस आए जिसमें बच्चों को कोई 2 लाख में बेच रहा है, कोई 3 लाख में बेच रहा है, क्योंकि जिन बच्चों के माँ बाप कोविड में खत्म हो गए थे, उन बच्चों को दूसरे लोगों ने बेचना शुरू कर दिया। तो ये एक ऐसी कुप्रथा है, या ये एक ऐसा लालच है जिसमें इंसान की खरीद फरोख्त हो रही है। एक व्यक्ति, एक बच्चा जो कि हम कहते हैं नहीं है कि बच्चा देश का भविष्य होता है। हमारे समाज के लिए हम सबको बच्चों पे निवेश करना है, हमको अपना श्रम निवेश करना है बच्चे के लिए, हमें अपने विचारों को निवेश करना है बच्चे के लिए। हमें मेहनत करनी है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा दे सकें, सही राह पे ले जा सकें, और उनको इस तरह के दरिंदों से, जिनकी की मानसिकता बहुत ही विकृत होती है, उससे हम बचा सकें। और वास्तव में ऐसा ही है कि इन लोगों की इतनी विकृत मानसिकता होती है कि ये बच्चों को किसी भी तरह से फंसा करके बेच। अभी लखनऊ में हम लोगों ने नवंबर में ही एक बच्ची को छुड़ाया जो कि पश्चिम बंगाल से लेके आई गई थी। 16 साल की बच्ची थी, और बहुत ही सीधी सादी प्यारी सी बच्ची थी, पढ़ी लिखी घर की बच्ची थी, और क्लास 10 में पढ़ भी रही थी, और इंग्लिश वगैरह भी अच्छी बोल लेती थी, लिख लेती थी। उसको एक आदमी से उसकी फेसबुक पे दोस्ती हुई, और फेसबुक से दोस्ती करके उस लड़के ने उसको ऐसा बहला फुसला दिया कि उसको कहा कि चलो हम तुमको ले चलेंगे, तुम्हारे साथ शादी करनी। और वो लड़की मान गई, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फेसबुक पे कितनी अच्छी तरह से लोग प्रोफाइल दे देते हैं, सब लोग समझते हैं कि हाँ बहुत अच्छा लड़का है, और किसको क्या पता, जब तक मिलोगे नहीं तब तक कैसे जानोगे। वो लड़की को लेकर के लखनऊ आया,
जब लड़की की रिपोर्ट वेस्ट बंगाल में लिखी गई तो वहां से ये पता चला कि वो जो फोन का लोकेशन है उस व्यक्ति का, वो यहाँ दिखा रहा है, लखनऊ दिखा रहा है। तो हम लोग की टीम को भी सजग किया गया कि चाइल्ड लाइन की टीम और लखनऊ पुलिस सजग हो जाए और इस बच्चे को हमें रेस्क्यू करना है। हम लोगों ने सुबह 4 बजे जाके उस बच्ची को रेस्क्यू करा और उस बच्ची से जब बात हुई तो पता ये चला उस बच्ची को ला करके घर के अंदर ही शादी करा दी गई। वहीं पर बैठ करके ना कोई मौलवी आया ना कुछ, मुस्लिम बच्ची थी, कोई कुछ नहीं आया, ऐसे ही बैठ के वो जो लड़के की कथित माँ थी उसी ने बैठ करके वहीं कुछ बोल दिया और बच्चे की शादी, लड़की की शादी करा। लड़की बेचारी ये समझ रही है कि उसकी शादी हो गई, लेकिन उनका प्लान क्या था कि लड़की को यहाँ से ले जा करके हरियाणा में बेच दे, ये प्लान था उनका। और बच्ची बेचारी समझ नहीं, वो तो बच्ची है, मासूम है, वो तो समझी नहीं इस बात को। तो इस तरह से लोग बच्चियों को, लड़कों को नौकरी के नाम पे, लड़कियों को नौकरी और शादी के नाम पे अच्छी जिंदगी का सपना दिखा करके ले जाते हैं और फिर उसके बाद ये बच्चे, इन लोगों की नर्क हो जाती है जिंदगी। और जो बच्चे बहुत प्लान कर रहे होते हैं कि हाँ हम आगे चल के बहुत अच्छा करेंगे, वो सारी प्लानिंग इनकी खराब हो जाती है। ये लड़की डॉक्टर बनना चाहती थी, तो आप सोचिए उसके जीवन में एक इतनी बड़ी घटना घट गई, तो वो कितने दिन तो अपने मेंटल ट्रॉमा में ही है। वो लड़की ये समझ ही नहीं पा रही है कि मैंने किसी से प्यार किया था, वो सच था, गलत था, क्या था, मेरे साथ क्या हुआ, वो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं है इस समय। तो ये इतना बड़ा मेंटल ट्रॉमा हो जाता है। तो हम सबको, इन बच्चों को बहुत जरूरी है बचाना। और ये सब कोई ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अलग है, ये सब हमारे आसपास के लोग हैं। हम पहचानते नहीं है इनको इस तरह से, लेकिन ये इस तरह के काम कर जाते। कहीं कहीं तो स्कूल के टीचर ऐसे निकले जिन लोगों ने इस तरह की हरकतें की, बच्चों को बहला फुसला के ले गए, कोचिंग के नाम पे उनसे गलत काम किए और उनको इतना डरा धमका दिया कि आप अगर अपने घर में बताओगे तो हम तुम्हारे माँ को मार डालेंगे या हम तुम्हारे भाई को मार डालेंगे। और वो बच्चे इस तरह के काम करते रहे, वो समझ ही नहीं पाए कि हम करें तो क्या करें। और इसीलिए हमको अपने आसपास के जितने भी बच्चे हैं उनको इतना हमें कॉन्फिडेंस दिलाना है, इतना तैयार कर देना है कि कभी भी तुम्हें कुछ भी शक लगे किसी से, तुरंत तुम पुलिस को फोन मिलाओ, चाइल्ड लाइन को फोन मिलाओ और किसी भी तरह से बच के निकलो। तो बच्चों को हमें ये तैयार करना, और इसीलिए हमारे पास ये अलग तरीके के कानून भी बने हैं। जैसे मैंने बताया, ये इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में आता है। और अभी हम लोगों ने एक 14 फरवरी की बात है, 14 फरवरी को ही बिहार से 3 लड़कियों को शादी करा करके लेके आया जा रहा था और हरदोई उन लोगों को उतरना था। हम लोगों ने 10 मिनट के अंदर ट्रेन को छान के 20 लोगों को पकड़ा जो 3 लड़कियों की शादी करा के गलत तरीके से आए। और ये तीनों लड़कियां नाबालिग थी जिनको कि एक तरह से बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तो आप समझिए ये सब हमारे ही समाज में हो रहा है, लेकिन हम नहीं समझ पाते क्योंकि हम लोग चाइल्ड लाइन में काम कर रहे हैं। मैं बाल कल्याण समिति में भी रही हूँ, इसलिए मैं ये चीज जान पा रही हूँ। और इसीलिए जब प्रेम भाई ने कहा कि हाँ ये इस तरह का एक सेशन करो, तो मुझे लगा कि हाँ ये लोगों को पता होना चाहिए। और खास तौर से जो लोग गांव में जुड़ा, आप मॉडल गांव की बात, मॉडल गांव में बच्चे के लिए भी एक मॉडल सोच होनी चाहिए। ऐसी सोच होनी चाहिए कि हम बच्चों को, अपने गांव के बच्चों को अपने गांव में ही रखेंगे और उन्हें ऐसा तैयार कर देंगे कि जब वो शहर में जाएं वो अपनी सुरक्षा खुद ही कर पाए। और नहीं सुरक्षा हो पा रही तो उन्हें पता हो कि हमें कहां से मदद मिलेगी, कौन हमें सुरक्षित कर सकता है। तो इस तरह की चीजें हैं जो कि हमें याद जरूर रखनी है। इसके अलावा जो क्योंकि कानून तो बहुत सारे हैं, हमारा शिक्षा का कानून है, बाल विवाह का कानून है। बाल विवाह को लेकर के भी बहुत समस्याएं आ रही हैं क्योंकि बहुत सारे जो गांव के स्तर पे लोग हैं वो सोचते हैं कि लड़की के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाएगी, इससे पहले उसकी शादी कर लो। तो वो चाहे 16 साल की है, 17 साल की, अगर लड़का कोई अच्छा दिख जाता है माँ बाप को, वो सोचते हैं शादी करके खत्म करो। लड़की को बोझ बना दिया कि लड़की एक बोझ है,
कहीं इसके साथ कुछ गलत घट गया तो, और इसलिए वो अपनी लड़की से निपटने के लिए तैयार है। ये बहुत ही गलत सोच है, इसको हमें बदलना जरूर है। हम लड़की को इतना सक्षम बनाएं कि जब वो शादी करके किसी दूसरे घर में जाए तो वहां वो अपने को भी सुरक्षित रख सके, अपने लोगों को भी सुरक्षित रखे, वो अपनी जिम्मेदारियां समझ सके और दूसरे के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है इसको जान करके वो काम भी कर सके। वो कौन सिखाएगा? यदि आप लड़की की शादी 14 साल, 13 साल, 15 साल पे कर देंगे, तो क्या कभी वो लड़की सीख पाएगी कि उसकी क्या अधिकार है, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं? वो दूसरे घर जा करके पिटेगी, वहां जा करके उसको गलत तरीके से उसको ट्रीट किया जाएगा। बहुत ही कम उम्र में बच्चियां माँ बन जाती हैं, और अगर कम उम्र में बच्ची माँ बनती है तो उसकी बच्चे भी कुपोषित रहते हैं। तो आप समझ रहे हैं ये पूरा एक चक्रव्यूह जैसा है कि एक चीज गलत होती है फिर उसके बाद सारी चीजें गलत चलती रहती। तो ये सब हम सबको ही देखना है, हम ही को अपने बच्चों को तैयार करना है कि वो सही तरीके की सोच रखें, सही तरीके की उनकी समझ बने। देखिए एक चीज बहुत स्पष्ट है, अगर बच्चा गलत अपने आसपास होता देखेगा तो वो गलत चीजों को ही सीखेगा। अगर हम उसे सही चीजें सिखाएंगे, सही आईना दिखाएंगे, तो वो सही चीज देखेगा। तो ये जिम्मेदारी घूम फिर के हम सब बड़ों की हो जाती है कि हम बच्चों को सुरक्षित वातावरण दें, एक हंसता हुआ अच्छा वातावरण दें, जिसमें कि वो ग्रो कर सके, वो आगे चल करके कुछ करने की इच्छा रख सके। हम बच्चे को हमेशा बहुत दबा करके रखेंगे, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अगर हम उसको बहुत दबा के रखेंगे, हर समय उसको टॉन्ट करते रहेंगे या उसको काम ही करने के लिए, काम करने के लिए ही उसको कुछ ना कुछ ताने मारते रहेंगे, तो वो बच्चा कभी भी एक तरह से, जैसे हम कहते हैं ना, कि उसका पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाए। और यही कारण है कि बहुत सारे बच्चे अपने घर से भाग जाते हैं। तो परवरिश हमें बहुत अच्छे से सोच समझ के करनी चाहिए। ये समझ के करना चाहिए कि हाँ, इस बच्चे का भी अधिकार है, इसको भी कुछ समय चाहिए, इसको भी जैसे एज के हिसाब से, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज्यादा आपको देखना पड़ता है। जैसे-जैसे बड़े बच्चे होते हैं हमें उन्हें स्वतंत्र करना है, जिससे कि उनको थोड़ा-थोड़ा स्वतंत्रता की आदत पड़े, वो खुद भी इंडिपेंडेंट हो, खुद जिम्मेदार बने, लेकिन एकदम से हम उन्हें छोड़ नहीं सकते। कहीं थोड़ा उनको जिम्मेदारी दें, थोड़ा उनके ऊपर निगाह रखें, थोड़ा जिम्मेदारी दें, थोड़ा निगाह रखें, जिससे कि वो इंडिपेंडेंट होकर के एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारे सामने आए। ना कि वो बच्चे वो बने कि वो घर से भाग जाएँ, क्योंकि घर में बहुत मार पड़ती है, घर में कोई उनकी बात नहीं सुनता, उनको लगता है घर में कोई उनको प्यार नहीं करता है। वो कुछ बताना चाह रहे हैं तो घर में कोई सुन नहीं रहा। बच्चों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बच्चे ऐसे घर से भाग के आते हैं क्योंकि उनको कोई सुनता नहीं है घर में। वो बता रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा गलत हो रहा है, हमारे साथ स्कूल में ऐसा हो रहा है, लेकिन माँ-बाप मानने को तैयार नहीं। माँ-बाप अपनी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि हाँ, अरे हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, वो सबके साथ ऐसा होता है, कह के टाल दिया। अगर बच्चा कोई बात कह रहा है तो सुनिए उसे। ये सब हम सबकी ज़िम्मेदारी है, खास तौर से जो अभिभावक हैं। उनकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो बच्चे को अच्छी परवरिश दें जिसमें बच्चा खुद इंडिपेंडेंट स्वतंत्र बने, अपनी ज़िम्मेदारी खुद लेना सीखे और वो इतना सक्षम बन सके कि हाँ, वो अपने आप को सुरक्षित रख पाए। और जहाँ कुछ इस तरह का होता है कि वो किसी भी गलत चीज़ में फँसता है, तब तो हम सब हैं ना। ग्राम स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक बच्चों की बहुत सारी एजेंसीज बनी हैं, सबका इस्तेमाल करिए। सरकार इतना पैसा दे रही है इन लोगों को, चाहे वो बाल कल्याण समिति हो, चाहे वो जिला बाल संरक्षण इकाई हो, इतनी सारी व्यवस्थाएं सरकार कर रही है, तो हम क्यों ना उसका अपने बच्चों को अच्छा बनाएं। शिक्षा का अधिकार है, बच्चे को आप शिक्षा में डालिए। जो बच्चे शिक्षा में नहीं जाते हैं, स्कूलों में नहीं जाते हैं, कहीं न कहीं वो श्रम होने का, बाल श्रमिकों वो बाल श्रमिक बन जाते हैं, बाल भिक्षुक बन जाते हैं।
उनकी शादियां जल्दी हो जाती हैं क्योंकि सोचते हैं कि अब पढ़ाई वढ़ाई तो कर नहीं रही लड़की, शादी करके खत्म करो। लड़के को पढ़ना तो है नहीं, खेती करनी है केवल, तो इसको चलो शादी कर दो। तो ये बहुत सारी सामाजिक चीजें हैं जिनसे हमें उबरना होगा, समझना होगा कि बच्चों के मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं। वो कुछ अच्छा चाहते हैं तो हम उनकी मदद करें, उनको सपोर्ट करें। अगर वो कुछ गलत चाह रहे हैं तो हम उनको उनको समझा के उस रास्ते से उनको मोड़ें कि जो तुम्हारे बस का नहीं है वो नहीं करो। हम उनको कैसे समझाएं ये हम पे डिपेंड करता है, हम पे और आप पे निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों को कैसे सिखा और समझा पाए। तो ये सारी चीजें हैं, चीजें तो बहुत सारी हैं। ऐसा नहीं है कि इतनी ही बातें हैं, बातें बहुत हैं, इनका अभी अंत ही नहीं। जैसे मुझसे पूछा था कि पीपीटी कोई है, पीपीटी मेरे पास बहुत है लेकिन स्पेसिफिक चीजों की। अगर हम केवल पॉक्सो की बात करें तो हम बहुत सारी चीजें हैं जो डिटेल में हमें देखनी है। लेकिन क्योंकि ये आज हमारा पहली बातचीत थी, तो मुझको लगा एक हमें ओवरव्यू लेने की बहुत जरूरत है। हम ये समझे कि हमारे स्ट्रक्चर्स क्या हैं, किस-किस तरह के कानून हैं और किस-किस तरह के मुद्दे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन के। बाल संरक्षण के मुद्दे क्या हैं? क्योंकि अभी मुद्दे तो बहुत सारे हैं। मेंटल इश्यू एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बच्चों के दिमाग में बहुत कुंठाएं हो रही हैं और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि बच्चों के अभिभावक यही नहीं समझ रहे हैं कि उनके दिमाग में कोई कुंठा है। मेंटल इलनेस की जब हम बात करते हैं, मानसिक रूप से बीमारी होने की बात करते हैं, तो हम सब देखते हैं कि किसी को अगर जुकाम हुआ, बुखार हुआ तो आप तुरंत दवाई लेते हैं। बहुत सारे लोग डॉक्टर को दिखाते हैं जाकर के। लेकिन अगर मानसिक रूप से बीमार हैं, तो सब लोग कहने में शर्माते हैं, डॉक्टर के पास कोई नहीं जाता। और जबकि हम सब जानते हैं कि अगर ये मानसिक बीमारी बढ़ती गई, इसको देखा ना गया या बढ़ती गई, तो ये बहुत विकराल रूप ले सकती है। इतना विकराल रूप ले सकती है कि कई-कई जगह तो बच्चे अपने आप को खत्म कर लेते हैं। कई जगह बच्चों ने अपने माँ-बाप को खत्म कर दिया। और बहुत अच्छी बड़ी-बड़ी फैमिलीज़ का, हमारे यहाँ का लखनऊ का ये केस है कि बहुत हाई ऑफिशियल था। उसकी बिटिया ने अपने ही माँ और भाई को गोली से, अपने पिता की गोली से मार दिया। मेंटल इश्यू था। कोई ऐसा नहीं था कि वो अपनी माँ को चाहती नहीं थी, प्यार नहीं करती थी। लेकिन वो उस समय जिस फ्रेम ऑफ माइंड में थी उसने कर दिया। अब उसको समझ नहीं आया कि मैंने क्या कर दिया। और बहुत छोटी बच्ची नहीं थी, हम कहें कि 5 साल की, 6 साल की बच्ची थी, 17 साल की बच्ची थी। तो आप समझिए ये मेंटल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी किसी को लगता है कि कोई बच्चा ऐसा है जिसको दिमागी रूप से कोई बीमारी है या वो दिमागी रूप से कहीं कुछ संकुचित हो रहा है, अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है, अपनी बातों को किसी से साझा नहीं कर पा रहा है, तो मदद लीजिए, काउंसलर की मदद लीजिए। और बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स हैं जो ऑनलाइन भी अब बात करते हैं। आप चाइल्ड लाइन से मदद लेंगे तो चाइल्ड लाइन आपको इस तरह के काउंसलर्स के बारे में बताएगा, जिससे कि हम अपने बच्चों को सही समय पे उनकी सही परवरिश के लिए आगे बढ़ सकें। तो ये सारी बातें हैं, तो आप लोग अगर कुछ पूछना चाहें तो उसमें पूछें। वैसे तो बातें बहुत सारी हैं, लेकिन अभी के लिए मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। आप लोग के पास कोई प्रश्न हो, कुछ आपको जिज्ञासा हो या आपको मेरी बात में से कोई बात ऐसी लगी हो जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो, तो प्लीज़ पूछिए। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो मैम से पूछ सकते हैं आप लोग। जो भी युवक महिला मंगल दल के अध्यक्ष आते हैं, कोई भी मैडम से सवाल जवाब करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं मैडम से। कोई नहीं सवाल कर रहा, हम सवाल कर सकते हैं? हम एक सवाल कर सकते हैं? मैं केवल नमस्कार, मैं आज इस मीटिंग के बारे में केवल थोड़ा सा बोलना चाहूंगा। मीटिंग काफी अच्छी रही और काफी अच्छी जानकारी लोगों को दी गई। हम सब ने उसका लाभ उठाने की कोशिश की, लेकिन बस
कष्ट मुझे इस बात क्या है कि इस मीटिंग में हम मात्र 16 पार्टिसिपेंट अभी पड़े हुए हैं। मॉडल गांव या जिनको जुड़ चाहिए वो लोग इस मीटिंग से नहीं जुड़ पाए, तो मैं अनुरोध करना चाहूंगा ऑर्गेनाइजर से कि प्लीज आगे अगर इस टाइप की कोई जानकारी वाली मीटिंग या होती है तो इसमें जो पार्टिसिपेंट की संख्या अगर अच्छी रहेगी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जानकारी पहुंचेगी और हम लोग अपने मिशन में कामयाब होंगे। धन्यवाद। अच्छा, कौन सा सर जनपद है आपका आगे? मैं तो रहने वाला मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ। मैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का, हाँ मैं मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ, चुनार क्षेत्र ग्राम रामगढ़ का, लेकिन अभी मैं सोनभद्र में थर्मल में असिस्टेंट इंजीनियर हूँ और लंच टाइम एमडी कर रहा हूँ। जी जी, मेरा नाम नित्यानंद सिंह है। नित्यानंद जी आपकी कासगंज। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज। डॉक्टर विनोद कुमार। अच्छा, कासगंज से कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं? जी करिए। सर ये मॉडल गांव कैसे बनता है, कैसे बनाया जाएगा? मॉडल गांव की सर हमने वेबसाइट डाली हुई है आपके चैट बॉक्स में, आप उस पे जाके एक बार पढ़ लीजिए, उसमें बहुत सारी वीडियो भी दी हुई है। अच्छा, वैसे मैं कासगंज से डॉक्टर विनोद कुमार, मैं भी आपके साथ जुड़ना चाहता था। जी जी सर, हमारे साइट पे जाइए, उसमें एक कहते हैं हमारा विलेज मैनिफेस्टो का सेक्शन है, उस पे जाके आप हमारा विलेज मैनिफेस्टो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें हमने गांव विकास के 25 बिंदु दिए हुए हैं, जिनपे हम लोगों को सबसे पहले क्या है, गांव में लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं गांव विकास के मुद्दे क्या है। अभी हम जैसे गांव को मॉडल बनाने के लिए उसमें कुछ सरकारी सुविधा मिलेगी क्या? सर इनको व्हाट्सएप नंबर बता दीजिए अपना, इनको ग्रुप में ऐड कर देंगे तो उसके माध्यम से इनके पास जानकारी पहुंच जाएगी। इस तरीके से बताना सही नहीं है। 9412 12 55 55 25 25 66। ठीक है सर, आपको सारी जानकारी मॉडल गांव की सर आपके व्हाट्सएप पे पहुंच जाएगी और कोई भी आपकी क्वेरीज होंगी वो बता देंगे। जी ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैडम, मेरा सवाल ये एक है कि मैंने ज्यादातर चाइल्ड लाइन में शिकायत की है, जो बच्चे जो बाल श्रम के शिकार होते हैं, मैं आजकल देखता हूँ फैक्ट्रियों में, चाय की दुकानों पे या कहीं बाल, अभी भी आलू का काम चल रहा है, बच्चे जो है पढ़ाई को छोड़ के मतलब इस तरीके से आते हैं। मैंने काफी बार लेबर इंस्पेक्टर ऑफ चाइल्ड जो बाल कल्याण समिति है अपने काफी बार शिकायत की है, मगर आज तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया मैडम। अच्छा ऐसा है, आप ना डिटेल्स हमको मेरे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है? जैसे आपने देखा भी होगा कि कल बाल विवाह केस हम लखनऊ से आपके हाथरस में कर रहे हैं, तो इस तरह के हम लखनऊ से वहां कर लेंगे, ठीक है? जी जी, तो आप हमें भेज दीजिएगा, इसके विषय में हम लोग जरूर कार्यवाही करवाएंगे। जी जी। नहीं आपने मैडम हम सभी लोगों के लिए आज जो आपने समय दिया और बाल संरक्षण के बारे में और काफी कानूनों के बारे में जो जानकारी देने का काम किया, और बहुत ही अच्छा लगा हम सभी लोगों को, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मैडम आपने समय दिया हम लोगों के लिए। धन्यवाद। ठीक है मैम, एक बात हम और कहना चाहेंगे जी, कि जी, जी, जैसे अभी किसी ने कहा ना कि केवल 15 या 18 16 ही लोग जुड़े, तो इन 15 लोगों से उम्मीद ये रहेगी कि हर 15 में से हर व्यक्ति अगर 10-10 लोगों को, अपने जानकारों को भी ये सब बताए, तो मेरे ख्याल में वो बात स्प्रेड हो जाएगी, है ना? छोटी छोटी चीजें भी अगर हम बता दें कि कैसे हम बच्चों को बचा सकते हैं, कैसे उनका ध्यान रख सकते हैं, कैसे हम उनको सावधान कर सकते हैं, उतना भी हम कर लें तो मेरे ख्याल में हम आगे बढ़ेंगे। और अपने मॉडल गांव के जो एक मॉडल आपने बना रखा है, उसमें बाल संरक्षण को एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह दीजिए, क्योंकि देखिए ये बाल संरक्षण का बहुत बड़ा मुद्दा है, और यदि बाल सुरक्षित नहीं है, बच्चे हमारे सुरक्षित नहीं है, तो हम चाहे जितना भी तरक्की कर लें, कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाए, क्योंकि आने वाले समय पे तो ये बच्चे ही पूरे देश को संभालने वाले हैं। बस इतना आपसे एक रिक्वेस्ट है। धन्यवाद। ओके, थैंक यू। थैंक यू।
आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े।